Hello, this is a video lecture on power engineering and refrigeration for 5th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on refrigeration and air conditioning and our today's topic is refrigerant. तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेफ्रिजरेंट के बारे में देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, सिलेक्शन रेफ्रिजरेंट का किस तरह से करना चाहिए उस चीजों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले देख लेते हैं लर्निंग आउटकम क्या होने वाले हैं। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू choose the refrigerant based on properties for given application with justification। तो हम लोग सबसे पहले रेफ्रिजरेंट क्या होता है वो देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखने वाले हैं और इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से इन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए किसी भी एप्लीकेशन के लिए रेफ्रिजरेंट किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यानी इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने के बाद हम रेफ्रिजरेंट सिलेक्ट करना हमें आ जाएगा, हम रेफ्रिजरेंट सिलेक्ट कर पाएंगे किसी भी एप्लीकेशन के लिए। नाउ बिफोर मूविंग लेट्स डिस्कस अबाउट पीओ एंड पीएसओ मैपिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले पीओ1 यानी बेसिक नॉलेज मैप किया हुआ है, पीओ2 डिसिप्लिन नॉलेज मैप हुआ है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर से हमारे दोनों ही टाइप के नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगा। तीसरा एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। तो हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए रेफ्रिजरेंट कैसे सिलेक्ट करना है, सो इसीलिए पीओ3 मैप किया है। उसके बाद आता है पीओ4। पीओ4 होता है इंजीनियरिंग टूल्स। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन डिवाइस के लिए सिलेक्शन कैसे करेंगे रेफ्रिजरेंट का, तो इसीलिए पीओ4 मैप किया हुआ है। उसके बाद आता है पीओ6 एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ रेफ्रिजरेंट का जो यूज है इट डायरेक्टली अफेक्ट द एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट करता है, ओजोन लेयर पे इम्पैक्ट करता है, तो इसीलिए ये पीओ6 भी मैप किया हुआ है। उसके बाद आता है पीओ8, दैट इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। आपको इंडिविजुअली काम करना है, पढ़ना है, असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, सो दैट्स वाई पीओ8। उसके बाद पीओ9 आपका इंप्रूवमेंट होगा कम्युनिकेशन में, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, सो इसीलिए पीओ9 मैप किया है। एंड दिस विल बी अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, पूरी लाइफ आपके साथ में रहेगा, हमेशा आपको काम में आएगा, इसीलिए पीओ10 मैप किया हुआ है। उसके बाद आता है पीएसओ2। पीएसओ2 में यहाँ इंजीनियरिंग टूल्स होता है, तो इंजीनियरिंग टूल्स हम यूज कर रहे हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस यानी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस, हीटिंग प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, सो इसीलिए पीओ3 भी मैप किया गया है। तो देखिए पीओ पीएसओ मैपिंग। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर के साथ। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं? तो रेफ्रिजरेंट आर यूज्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है या एयर कंडीशन होता है, रेफ्रिजरेटर होता है हमारे घर में होने वाला, इसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो होता है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट बहुत ही काम की चीज है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है जो एज अ वर्किंग मीडियम काम करता है, उसी तरह से यहाँ पर रेफ्रिजरेंट होता है। आपने देखा होगा, आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा कि ओपन सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम क्या होते हैं। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम जितने भी सिस्टम होते हैं ये सारे क्लोज सिस्टम होते हैं, क्योंकि सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अब ये एनर्जी कहाँ पे एक्सचेंज होंगे? ये एनर्जी एक्सचेंज होती है रेफ्रिजरेंट में। तो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए रेफ्रिजरेंट काम में आते हैं। सो रेफ्रिजरेंट इज लाइक अ ब्लड ऑफ अ एनी रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो क्या होता है आगे देखते हैं। तो दीज फ्लूइड सुटेबल फॉर रेफ्रिजरेशन पर्पस कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। मोस्ट ऑफ दी एप्लीकेशंस जो होती है वहां पर हम सिर्फ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। सिर्फ
कुछ एप्लीकेशन ऐसे होती है जैसे आइस प्लांट होता है, वहां पर हम लोग दो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, तो वहां प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रेफ्रिजरेंट का यूज होता है। आगे जैसे जैसे हम एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे आने वाले वीडियोस में, तब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आर दोज फ्लूइड which are used directly as working fluid. For example, in vapor compression and vapor absorption refrigeration system. हमने पिछले भी वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्या होता है। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होते रहता है, उसी के अंदर हीट स्टोर होती है, उसी से हीट रिमूव होती है। सो दैट इज अ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो जब हम रेफ्रिजरेंट में डायरेक्टली हीट को एक्सचेंज कर रहे हैं, then it will become primary refrigerant. Then ये जो रेफ्रिजरेंट फ्लूइड होता है, इट गोज अंडरगोज अ फेज चेंज। यानी क्या होगा कि जब रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका फेज चेंज होगा। यानी वो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म, बिकॉज इट हैज एब्जॉर्ब द हीट। तो जब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका फेज चेंज हो जाएगा, यानी लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस गैस। और ये कहाँ होगा? ये इवेपोरेटर में होता है। और उसके बाद ये जो हॉट वेपर होता है, दिस इज सप्लाइड टू द कंडेंसर, और कंडेंसर में वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें है ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने वीसीआरएस सिस्टम यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में देखा था। तो उसी का ये एक्सटेंशन है, वहां पर हमने कंपोनेंट्स के बारे में देखा था। यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ वर्किंग फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वर्किंग फ्लूइड क्या है? रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है? फेज चेंज होता है। जब भी वो अपनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, फेज चेंज हो जाएगा लिक्विड से गैस में, और वो गैस जब हीट रिमूव कर देते हैं तो दैट गैस इज अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। देन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर दोज लिक्विड विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सो कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे हम डायरेक्टली प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज नहीं कर सकते, तो वहां पर हम लोग सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। और ये जो होता है जनरली बहुत ज्यादा देर तक आइस प्लांट वगैरह में यूज करता है, या जहां पर हमको ज्यादा फ्रीजिंग इफेक्ट चाहिए, जहां पे आपको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, ऐसी जगह पर हम लोग सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। तो आगे देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है रेफ्रिजरेंट की। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिजायरेबल प्रॉपर्टी। डिजायरेबल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए? क्योंकि रेफ्रिजरेंट का जो यूज है इट इज डायरेक्टली कम्स इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को भी। तो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो एनवायरनमेंट प्लस ह्यूमन को कम से कम डैमेज पहुंचाए। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है देखते हैं। तो सबसे पहले होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला है लो बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। दूसरा लो फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत कम होना चाहिए, -50 डिग्री के आसपास या उससे भी नीचे फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद पॉजिटिव प्रेशर इन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। अब जब ये जो रेफ्रिजरेंट है कंडेंसर और इवेपोरेटर में आता है तो हीट एक्सचेंज करता है, तो उस टाइम पे इसका जो प्रेशर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव प्रेशर में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर प्रेशर निगेटिव में जाता है तो इट विल गोइंग टू अफेक्ट द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। देन हाई सैचुरेशन टेम्परेचर, जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए, यानी कंप्लीटली जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसके बाद हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट क्या होता है? इट इज अ टोटल हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर।
तो वेपर में करने के कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा हीट कैपेसिटी होनी चाहिए। ये जितनी ज्यादा कैपेसिटी रहेगी उतना अच्छा आपका रेफ्रिजरेंट होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा हीट वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर एक बार वो वेपर में कन्वर्ट हो गया उसके बाद वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होनी चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक, ये जो आपका रेफ्रिजरेंट है ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, यानी जहरीला नहीं होना चाहिए। इसने ना तो आपके इक्विपमेंट को डैमेज करना चाहिए, ना अगर कभी लीक होता है तो एनवायरनमेंट को, ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। सो नॉन टॉक्सिक सबसे जरूरी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोजिव। नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, यानी आग नहीं पकड़नी चाहिए, एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए। तो ये नॉन फ्लेमेबल और नॉन एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, और वहां पर अगर कभी स्पार्क होता है तो सिस्टम में फ्लेम नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी भी होती है। देन नॉन कोरोसिवनेस। कोरोसिवनेस नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके जो इक्विपमेंट है दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, तो आपका कंडेंसर है, इवेपोरेटर है, कंप्रेसर है, सब मेटल के हैं, और उनके कांटेक्ट में रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कोरोजन नहीं होना चाहिए। अगर कोरोजन होगा तो आपके इक्विपमेंट की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि नॉन कोरोजन होना चाहिए। उसके बाद केमिकल स्टेबिलिटी। जब आप फेस चेंज हो रहा है तो उसका केमिकल स्टेबल होना चाहिए, फॉर्मूला चेंज नहीं होने चाहिए, फॉर्मूले सेम रहने चाहिए। तो केमिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। उसके बाद होता है नो इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट। इसका जो इफेक्ट है, आप फ्रिज के अंदर में फूड आइटम्स रखे हुए हैं, उसके चारों तरफ रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, तो इसका इफेक्ट फूड पे या जो भी आपने स्टोर करके रखा है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टीज है एक रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में होनी ही चाहिए। देन नॉन इरिटेटिंग एंड ऑर्डरलेस। नॉन इरिटेटिंग क्या है कि अगर आपके कांटेक्ट में कभी आ रहा है तो इरिटेट नहीं करना चाहिए, लीक हो गया तो उससे स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो नॉन इरिटेटिंग एंड ऑर्डरलेस भी होना चाहिए। अभी देखिए हमने थर्मोडायनामिक्स और केमिकल प्रॉपर्टीज, आगे देखते हैं कि एक रेफ्रिजरेंट में कौन सी अच्छी डिजायरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर होना चाहिए, यानी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, जो वेपर में जब कन्वर्ट होता है तो उसने फिर भी कम से कम जगह ऑक्यूपाई करनी चाहिए। सो दैट इज लो स्पेसिफिक वॉल्यूम। देन लो स्पेसिफिक हीट। इसकी जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट एट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो कम होनी चाहिए। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना इजीली आपका रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, उतना ही इजीली हीट को रिलीज कर पाएगा। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। देन लो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बहुत कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो फ्लो है वो प्रॉपर होगा, बहुत इजीली होगा। एंड देन हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। तो इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेफ्रिजरेंट। देन इन तीनों प्रॉपर्टीज के बाद में भी कुछ और प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है, वो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला, ईज ऑफ लीकेज लोकेशन। अगर कहीं से लीकेज हो रहा है तो वो डिटेक्शन करना बहुत इजी होना चाहिए। आप इजीली लोकेशन डिटेक्ट करना या लीकेज डिटेक्शन इजी होना चाहिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। इसकी अवेलेबिलिटी बहुत इजी होनी चाहिए, लो कॉस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद ईज ऑफ हैंडलिंग,
यानी अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफर करना है, हैंडल करना है, तो उसके लिए इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको हैंडल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, दैट इज नॉट डिजायरेबल। देन इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी देखा है कि सीओपी क्या होता है, सो वो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होना चाहिए। देन लो पावर कंजम्पशन पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, पावर कंजम्पशन कम होना चाहिए। इसका जब फ्लो होता है इट रिक्वायर्स कंजम्पशन ऑफ पावर, और वो जितना हो सके उतना कम होना चाहिए, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनिंग डिवाइस होते हैं दे आर पावर हंग्री डिवाइसेस, और पावर हंग्री डिवाइस जो होते हैं उसमें हमेशा जो पावर कंजम्पशन है वो ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए आपका जो रेफ्रिजरेंट है उसको पावर कंजम्पशन कम होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज लो प्रेशर रेशो एंड प्रेशर डिफरेंस। ये प्रॉपर्टीज है जो हम एक रेफ्रिजरेंट में ढूंढते हैं, डिजायरेबल होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में होनी ही चाहिए। Now, the next one, selection of refrigerant. This is the main topic of our video lecture. How you are going to select the refrigerant. तो रेफ्रिजरेंट सिलेक्ट करने के लिए क्या है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है, प्रोवाइड्स एडिकेट कूलिंग कैपेसिटी एंड इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। यानी परफॉर्मेंस कैसा है रेफ्रिजरेंट का, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, कम कॉस्ट पे होना चाहिए, और एडिकेट यानी डिजायरेबल कूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास रेफ्रिजरेंट है और एक छोटा सा कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में अगर रेफ्रिजरेंट की जरूरत पड़ रही है, सो दैट इज नॉट डिजायरेबल। सो इसीलिए परफॉर्मेंस होना चाहिए अच्छी तरह से। देन सेफ्टी विच इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसने कोई भी हैजार्ड क्रिएट नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट बी डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो द एनवायरमेंट, यानी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करते समय ये बहुत जरूरी है कि उसका एनवायरमेंट पे होने वाला इम्पैक्ट पहले ही देखा जाए। किसी भी रेफ्रिजरेंट से जो एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर आपका रेफ्रिजरेंट एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एनवायरमेंट के लिए। पहला प्रॉब्लम क्रिएट करता है ओजोन लेयर के लिए, रेफ्रिजरेंट ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, यानी ओजोन लेयर खत्म होने लगती है। दूसरा, इसका डायरेक्टली इंपैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो जितने भी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग डिवाइस है दे आर इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन द ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने में रेफ्रिजरेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो आगे देखेंगे ये प्रॉपर्टीज किस तरह से हम लोग चेक करते हैं किसी भी रेफ्रिजरेंट में। आगे की कुछ स्लाइड में हम लोग रेफ्रिजरेंट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे और उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो एनवायरमेंट से रिलेटेड होती है। पर आगे बढ़ने से पहले कुछ टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ये आपने कई बार पढ़ा होगा, एक जनरल टॉपिक है, साथ ही साथ अपने स्कूल में भी ये पढ़ा होगा। दूसरा, ओजोन लेयर क्या होती है, और तीसरा, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है। तो ये तीन टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पर थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और पता कीजिए कि ये तीन चीजें क्या होती है। तो अगर आपने पता किया है तो सबसे पहली चीज होती है ग्लोबल वार्मिंग, यानी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, एंड दैट थिंग इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसमें
सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका भी होता है। तो ये एक चीज है जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या होता है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर एक ओजोन लेयर होती है, एक ओजोन का एरिया होता है, एंड दिस वन इज वेरी मच यूजफुल इन एब्जॉर्बिंग दी अल्ट्रावायलेट रेज। तो सोलर से, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम ओजोन लेयर करती है। पर ये जो हमारे रेफ्रिजरेंट है CFC बेस्ड यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड जो रेफ्रिजरेंट होते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सो ये क्या करता है कि इसको ओजोन लेयर को खराब करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये ओजोन लेयर में होल्स पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे होल्स हमारे ओजोन लेयर में पड़े हुए हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आती है, एंड दीज यूवी रेज कैन डैमेज द स्किन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ह्यूमन बीइंग की आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कम करने के लिए और साथ ही साथ ओजोन लेयर का डिप्लीशन कम करने के लिए दुनिया के सारे देशों ने मिलकर एक समझौता किया था, एंड दैट वन was done in the Paris Environment Summit। और यहाँ पे जो चीजें पास हुई थी, जो बातें मानी गई थी, उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या होता है कि सबसे पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड जो रेफ्रिजरेंट होते हैं इनका यूज डेवलप्ड कंट्रीज में 1995 यानी 1995 में बंद किया गया, और प्रपोज किया गया कि 2010 तक दुनिया के सारे देश ये CFC का यूज करना बंद कर देंगे। दूसरा, जो हैलोन्स होते हैं ये भी एक टाइप के रेफ्रिजरेंट है, पर ये भी 93 तक इनका यूज बंद हो गया और 2010 तक पूरी दुनिया से इसका यूज बंद हो जाता है। अभी हम HCFC यूज करते हैं यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, पर इनका भी जो यूज है वो डेवलप्ड कंट्रीज में 2020 में बंद हो जाएगा और बाकी सारी कंट्रीज में 2040 तक बंद होगा। तो ये जो है, ये जो रेफ्रिजरेंट है जो हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, इनका यूज लिमिटेड किया गया, बंद किया गया बाय यूजिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आगे के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पैक्ट पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे जो एनवायरनमेंट पे रेफ्रिजरेंट का इम्पैक्ट मेजर करते हैं। सो रेफ्रिजरेंट की एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो एट प्रेजेंट एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस ऑफ अ रेफ्रिजरेंट इज अ मेजर फैक्टर। तो अगर आपको रेफ्रिजरेंट यूज करना है तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं, और ये किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो ये प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, इसको ODP कहा जाता है। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी GWP। उसके बाद टोटल इक्विवेलेंट वार्मिंग इम्पैक्ट एंड लाइफ साइकिल क्लाइमेट परफॉर्मेंस। तो ये चार प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर आप रेफ्रिजरेंट को जज करते हो और फिर उस रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करते हो किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो आगे देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहला ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। जैसे कि नाम में लिखा है ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, इसको एक लाइन में क्या बोल सकते हैं कि किसी रेफ्रिजरेंट में कितना पोटेंशियल है, यानी कितनी ताकत है क्या करने की, ओजोन को डिप्लीट करने की, यानी ओजोन को खराब करने की, ओजोन को एब्जॉर्ब करने की, ओजोन को खत्म करने के लिए उसके अंदर कितनी ताकत है, वो प्रॉपर्टी होती है ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। तो क्या होगा, ozone depletion potential is the potential for a single molecule of refrigerant to destroy the ozone layer। यानी आप जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो उसमें ऐसे कितने मॉलिक्यूल है जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सो ये जो है ऑल द रेफ्रिजरेंट यूज R11 एज अ कैलिब्रेशन एंड दस R11 हैज एन ODP ऑफ 1.0। तो R11 CFC बेस्ड था और इसमें ये
बेसिक लैंडमार्क है, इसका जो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है वो 1.0 है। तो बाकी सारे रेफ्रिजरेंट के हिसाब से इसी से R11 से कंपेयर किया जाता है, और बाकी सारा रेफ्रिजरेंट का जो ओजोन ओडीपी है वो इस पर्टिकुलर लेयर से कम होना चाहिए। तो जितनी ओडीपी की वैल्यू कम रहेगी उतना वो रेफ्रिजरेंट एनवायरमेंट के लिए और ओजोन लेयर के लिए अच्छा रहेगा। तो हम हमेशा चेक करेंगे कि ओडीपी कम होना चाहिए, और ये 1 से तो कम ही होना चाहिए। तो 1 से अगर कम है तो वो डिप्ली, और जितना ज्यादा कम है उतना एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, यानी जैसे ओजोन लेयर पोटेंशियल है तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ा सकता है, दैट इज नोन एज GWP, यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनवायरमेंटल मैट्रिक। इसमें क्या होगा, GWP इज द इंडेक्स विच कंपेयर्स द ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट of an emission of a greenhouse gas in relation to the impact from the emission of similar amount of CO। तो अभी एक याद रखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जितना जो अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो CO कितना इंपैक्ट करता है एटमॉस्फेयर पे, उसी के हिसाब से हम रेफ्रिजरेंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो CO का जो है वो रेफरेंस होगा यहाँ पर। Now the impact is estimated during a time horizon. A time horizon is of 100 year is most adopted and normally assumed। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ग्लोबल वार्मिंग कितने दिन में बढ़ी, तो इसको 100 साल के इस लेवल में हम लोग मेजर करते हैं कि 100 साल पहले कितनी थी और अभी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, तो उसके हिसाब से इसको मेजर किया जाता है। तो ये भी वैल्यू जितनी हो सके उतनी कम होनी चाहिए हर रेफ्रिजरेंट की। तो जितना ये वैल्यू कम रहेगी उतना एटमॉस्फेयर के लिए फ्रेंडलीनेस रहेगी। तो ये हमको चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो होती है टोटल इक्विवेलेंट वार्मिंग इंपैक्ट। अभी वार्मिंग इंपैक्ट क्या है, अभी हमने देखा कि किसी भी रेफ्रिजरेंट का ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट कितना होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर टोटल इक्विवेलेंट इंपैक्ट क्या होगा, इट इज द सम ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एमिशन। सो डायरेक्ट एमिशन कितना रहेगा और इनडायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एमिशन कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट यानी कि डायरेक्टली वो जो रेफ्रिजरेंट है वो ग्लोबल वार्मिंग पे कितना इंपैक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली क्या होता है वो भी मेजर करना है। यानी एक रेफ्रिजरेंट जब एक इक्विपमेंट में यूज हो रहा है तो अपनी पूरी लाइफ में कितना ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इंपैक्ट करेगा, कितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगा, उसके हिसाब से हम लोग उसकी प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है टोटल इक्विवेलेंट वार्मिंग इंपैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट तो हमें पता है जो हमने अभी देखा है, इनडायरेक्ट में क्या आएगा कि जिस इक्विपमेंट पे वो चल रहा है, फॉर एग्जांपल कि आपके घर में आप फ्रिज यूज कर रहे हो और फ्रिज यूज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से आती है जहां पर हम फ्यूल बर्न करते हैं, कोल बर्न करते हैं। तो कोल बर्न जब कर रहे हैं तो उसमें से CO2 का एमिशन होता है, वो डायरेक्टली आपका इंपैक्ट करता है एटमॉस्फेयर पे। तो वो इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो गया। डायरेक्ट इंपैक्ट हमने अभी पढ़ा था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपको उसका टोटल इंपैक्ट पता चलेगा एनवायरनमेंट पे। तो रेफ्रिजरेंट का टोटल इंपैक्ट इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल क्लाइमेट परफॉर्मेंस, यानी एक रेफ्रिजरेंट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में जब से वो यूज कर रहे हैं और उसको डिस्पोज करने तक वो कितना इंपैक्ट क्रिएट करता है किसी भी क्लाइमेट पे, एटमॉस्फेयर पे, दैट इज नोन एज लाइफ साइकिल क्लाइमेट परफॉर्मेंस। तो क्या होता है इसमें, TEWI मेट्रिक इज मोर इंडिकेटिव देन अ GWP जो हमने अभी देखी। देन it is not taking in account all the relevant indirect emission। तो TEWI में भी क्या हो रहा है, कुछ फैक्टर्स छूट जाते हैं। तो इनडायरेक्ट एमिशन के कुछ फैक्टर वहां पर भी छूट रहे हैं, जैसे कि आप
एक रेफ्रिजरेंट को जब मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहे हो, उसको पैकिंग करने के लिए कितने इक्विपमेंट या कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, ये सारे फैक्टर उसमें नहीं आते। हमने ग्लोबल वार्मिंग देखा, ग्लोबल वार्मिंग में सिर्फ डायरेक्ट यानी वो रेफ्रिजरेंट कितना इंपैक्ट कर रहा है वही देखा था। टीईडब्ल्यूआई में क्या किया हमने, उसका इनडायरेक्ट यानी जिस इक्विपमेंट में यूज हो रहा है उसके वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी कैलकुलेट किया। अब लाइफ साइकिल क्लाइमेट परफॉर्मेंस में क्या होगा कि उसको मैन्युफैक्चर, रेफ्रिजरेंट को मैन्युफैक्चर करने से लेके तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में कितना इफेक्ट हुआ वो भी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है LCCP इज यूजफुल, जिसमें हम रेफ्रिजरेंट का प्रोडक्शन से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये भी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे याद रखिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको टोटल दिखाता है कि वो रेफ्रिजरेंट की लाइफ साइकिल में उसने एनवायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट किया है, एनवायरमेंट के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग पे कितना उसने इम्पैक्ट किया। ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरी पिक्चर बताता है आपको कि एक रेफ्रिजरेंट अपने पूरे लाइफ साइकिल में एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इन सारी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करने के लिए ये कुछ रेफ्रिजरेंट्स के यहाँ पे हमने नाम दिए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ देखिए तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी, सबसे पहला जो रेफ्रिजरेंट है वो CFC12। ये CFC12 जो होता है इसका ODP देखिए यहाँ पे कितना है 1। इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, टॉक्सिक नहीं होता है, फ्लेमेबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए ये यूजफुल था। पर अब इसका यूज पूरी दुनिया में बंद हो गया है। पर बाकी रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, सिलेक्ट करने के पहले इसको देखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये रेफरेंस है। उसके बाद अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो होता है HCFC22 यानी R22 बोलते हैं इसको। तो इसका यूज हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी देखिए इससे बहुत कम है, पर इनमें भी ओजोन डिप्लीशन का पोटेंशियल होता है, तो इसीलिए ये दोनों भी धीरे धीरे फेज आउट हो चुके हैं। उसके बाद जो आता है वो है HFC32 एंड दिस HFC125। अभी आपके घर में जो भी इक्विपमेंट है सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा R134A, क्योंकि इसमें जो ODP होता है वो बिल्कुल जीरो है और इसकी जो वैल्यू है GWP की, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की, वो भी बहुत कम है। साथ ही साथ HFC R152A की भी वैल्यू बहुत कम होती है, पर इसमें फ्लेमेबिलिटी होती है, एक लेवल तक फ्लेमेबल होता है, इसलिए इसका यूज इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। कोई कमर्शियल पर्पस के जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे आइस प्लांट वगैरह होते हैं वहां पर हम अमोनिया को यूज करते हैं, पर वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है नेचर में। सो दीज आर दी सम ऑफ द कॉमन रेफ्रिजरेंट विच वी आर यूजिंग इन अवर डेली लाइफ, मे बी डोमेस्टिक अप्लायंसेस और industrial purpose appliances. So it will help you in selecting a refrigerant for a particular use. So in this way, we have come to the end of this video lecture. So what will be the outcome of? सबसे पहले तो you will be able to list the desirable property of refrigerant। तो आप रेफ्रिजरेंट की डिजायरेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट बना सकते हैं। हमने थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और लास्ट में हमने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज जो थी उसके बारे में भी पढ़ा। साथ ही साथ आप ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज जो है ODP, GWP, TEWP और LCCP फॉर रेफ्रिजरेंट ये भी हमने पढ़ा है, तो इनको डिफाइन करना आपको आना चाहिए। सो फाइनली हमारा पीओ और PSO मैपिंग कौन से हमारे पीओ अचीव हुए यहाँ पे, तो बेसिक नॉलेज PO1 हमारा बढ़ा, PO2 डिसिप्लिन नॉलेज हमने यहाँ पे चेक किया, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क PO3 यहाँ पर हमारा यूज हुआ है, सॉरी एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस PO3 जो है वो हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। एक इंजीनियरिंग टूल्स PO4 मैप होता है।
PO6 एनवायरमेंट के बारे में हमने बहुत बात की है, तो PO6 यहाँ पर मैप हो रहा है। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग मैप होता है, और PSO2 और PSO3 भी यहाँ पर मैप हुआ था। So this is the summary of this video lecture. So this is all about the refrigerant. In the next video lecture, we are going to learn about the applications of RAC. तो RAC के equipment क्या होते हैं, how they are applied. So उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So we are going to learn about the application of RAC. Till then, keep learning. Thank you.